दूर पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा लेकिन हरा भरा गांव, सुंदर नगर। यहाँ के लोग बहुत मेहनती और कर्मठ थे। गांव की औरतें सुबह उठकर जानवरों को चारा डालती और गांव के पुरुष फावड़ा लेकर खेतों में काम करने निकल जाते। उसी गांव में दो अच्छे मित्र रहते थे, आदर्श और कुटिलेश। दोनों मिट्टी के बर्तन बनाते और पास के बाजार में जाकर उन्हें बेचा करते थे। आदर्श के घर में उसकी पत्नी और एक बेटी थी। उसकी पत्नी मिट्टी के बर्तन बनाने में आदर्श की मदद किया करती थी। अरे भाग्यवान, बर्तन सजा दो ठेले पर, बाजार जाने में देर हो जाएगी। जी, बर्तन सज गए हैं, बस इन्हें ठेले पर रखना है। फिर दोनों मिलकर ठेले पर बर्तन सजाने लगते हैं। उधर कुटिलेश भी अपनी बेटी के साथ मिलकर बर्तन तैयार कर रहा था। बेटी जल्दी करो, बर्तन बेचकर आऊंगा तो तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए बाजार से आइसक्रीम लाऊंगा। कुटिलेश ने भी अपने बर्तन ठेले पर सजाए और बाजार के लिए निकल गया। आदर्श और कुटिलेश अपने अपने बर्तन लेकर बाजार पहुंच चुके थे। बाजार में बहुत रौनक थी। लोग उनसे बर्तन भी खरीद रहे थे। भाई साहब, ये मिट्टी का घड़ा कितने का है? ऐसे ही देखते देखते शाम हो जाती, लेकिन वे दोनों बहुत ज्यादा बर्तन नहीं बेच पाते थे। एक दिन दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी कुटिलेश के मन में एक ख्याल आया। क्यों न मित्र आदर्श के साथ गांव से बाहर जाकर सामान बेचूं और अच्छा मुनाफा कमाऊं, और फिर किसी तरह उसका सारा रुपया पैसा हड़प कर अपना जीवन सुख चैन से बिताऊं। इसी नियत से कुटिलेश आदर्श से कहने लगा, मित्र आदर्श, तुम्हें क्या लगता है गांव में बर्तन बेचकर कितने दिन गुजारा हो पाएगा? क्यों ना हम गांव के बाहर जाकर अपना सामान बेचें और अच्छा मुनाफा कमाएं। आदर्श कुटिलेश की बातों में आ जाता है। माँ, मैं अपने मित्र कुटिलेश के संग गांव से बाहर व्यापार करने जा रहा हूँ। कुछ दिनों में लौट आऊंगा। एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों मित्र एक अन्य शहर के लिए रवाना हुए। जाते समय वे अपने साथ बहुत सा माल लेकर गए। दोनों वहां के बाजारों में जाते और मनचाहे दामों पर अपना सामान बेचते। इस तरह उन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया और खुश होकर अपने गांव लौटने लगे। आदर्श को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुटिलेश के मन में क्या चल रहा है। गांव के पास पहुंचते ही कुटिलेश ने आदर्श से कहा, मेरे विचार से गांव में एक साथ इतना सारा धन ले जाना ठीक नहीं। कुछ लोग हमसे जलने लगेंगे और हो सकता है कुछ लोग हमसे कर्ज मांगने लगें, और यह भी हो सकता है कि कोई चोर हमारे यहाँ चोरी कर ले। तो क्या करें मित्र कुटिलेश? हमें इस धन को यहीं गांव के बाहर जंगल में किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देना चाहिए, अन्यथा इतना सारा धन देखकर महात्माओं का भी मन डोल जाता है। आदर्श सीधा सादा था। वह कुटिलेश की बातों में आ गया। दोनों ने वहीं एक गड्ढा खोदा और अपने धन का एक बड़ा हिस्सा उसमें छुपाकर घर लौट आए। एक दिन कुटिलेश रात के समय सबकी नजरों से बचते हुए अपने घर से निकलता है और जहां धन छुपाया था वहां पहुंचता है। कुटिलेश वहां गड़े सारे धन को चुपके से निकालकर हथिया लेता है। अब से ये सारा धन मेरा है। अब से मैं अपना जीवन सुख से व्यतीत करूंगा। एक दिन आदर्श को कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई। मित्र, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, अतः आप मेरे साथ चलिए। कुटिलेश तैयार हो गया। जब उसने धन निकालने के लिए गड्ढा खोदा तो वहां कुछ भी नहीं मिला। मित्र कुटिलेश, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमारा धन कहाँ चला गया? आदर्श, कहीं तुमने ही तो धन चोरी नहीं कर लिया और अब अभिनय कर रहे हो? ये क्या कह रहे हो मित्र? तुम्हारे ही कहने पर मैंने यहाँ धन छुपाया था। नहीं, तुमने ही चोरी की है। मैं न्यायाधीश के पास जाऊंगा और तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। फिर दोनों के बीच खूब कहासुनी हुई और दोनों लड़ते झगड़ते न्यायाधीश के पास पहुंचे। न्यायाधीश के सामने दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। मुझे सत्य का पता लगाने के लिए तुम दोनों की परीक्षा लेनी होगी। तुम दोनों को बारी बारी से अपना हाथ जलती आग में डालना होगा। कुटिलेश ने इसका विरोध किया और कहा, इस तरह की परीक्षा में हाथ जलने का खतरा है। आदर्श और मुझ में कौन सच्चा है, इसकी गवाही वन देवता देंगे। न्यायाधीश और आदर्श के वहां पहुंचने से पहले ही कुटिलेश ने चालाकी से अपने पिता को उस पुराने पेड़ के गहरे खोखले में छिपा दिया था। पिताजी, आप इस खोखले पेड़ में छिप जाइए और जब न्यायाधीश आपसे सवाल करें तो अंदर से ही जवाब दीजिए। कुटिलेश के पिता उस पेड़ के खोखले में छिप जाते हैं।
कुछ ही देर में न्यायाधीश आदर्श और गांव के बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं। हे वन देवता, बताइए, आदर्श और कुटिलेश में से कौन चोर है? किसने बेईमानी की है? चोरी आदर्श ने की है। उसी ने गड्ढे में छिपा हुआ धन चुराया है। आदर्श को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वह तेजी से भागता है और एक मशाल लेकर वापस आता है और बिना एक पल गंवाए पेड़ के खोखले में आग लगा देता है। कुछ ही देर में पेड़ धधकने लगता है। आग की तेज गर्मी कुटिलेश का पिता सह नहीं पाता। जल जाने के डर से वह तुरंत पेड़ के खोखले से बाहर निकल आता है और उसी पल सारा सच सबके सामने आ जाता है। कुटिलेश, तुम्हारा अपराध गंभीर है। तुम्हें आदर्श का पूरा धन तुरंत लौटाना होगा और दंड स्वरूप अपने धन का 60% गांव के विकास के लिए दान करना होगा। दोस्तों, लालच के परिणाम स्वरूप इंसान के हाथ केवल बेइज्जती ही आती है। इसलिए कहा गया है, लालच बुरी बला है।